नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआरओ के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा और ऑप्शन डी है लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है। इस पार्क में कैंसर के उपचार हेतु गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्टर शामिल हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के बजट में निम्नलिखित में से किस शहर में एरो सिटी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह घोषणा की है कि लखनऊ अपना एरो सिटी विकसित करने की तैयारी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास विमानपत्तन होंगे। विमान क्षेत्र की तीव्र गति पर बल देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य 21 विमानपत्तनों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। 21 विमानपत्तनों का वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बनने वाला है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन बी है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन सी है, वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और ऑप्शन डी है, उन्होंने वर्ष 1885, 1893 और 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रभावशाली पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया है। और उन्होंने 1886, 1993 और 1906 में 1886, 1886, 1893 और 1906 में तीन बार जो है वो राष्ट्रीय 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ओके, और वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य के स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्त शीर्ष से हाल ही में निर्गत रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।
भारत में विभिन्न राज्यों के राजस्व में राज्य की पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राज्य राजस्व प्राप्ति जो है राज्य के अपने राजस्व का सिर्फ 0.1% है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.5% है। यह सभी राज्यों से सबसे अधिक है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल राज्य के राजस्व का लगभग 2.5% जो पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया है, और आंध्र प्रदेश में सबसे कम 0.1% है। ओके, तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही है। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में है। सोलर सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सोलर सिटी होगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य का पहला सौर शहर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। पहला सौर सिटी जो है वो अयोध्या को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जो भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में क्लिप कलिक धाम कलिक धाम कलिक धाम मंदिर का आधारशिला रखी? हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, और कलिक अवतार को कलयुग के अंत में अवतारित होने वाला 24वां अवतार माना गया है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24वें अवतार का वर्णन, जिनमें से 23वें पहले से ही पृथ्वी पर अवतारित हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कलिक धाम मंदिर का आधारशिला रखी है। कलिक धाम मंदिर का आधारशिला जो संभल जिले में रखी है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। यह मंदिर जो विश्व का सबसे विशेष मंदिर माना जाता है, क्योंकि यह मंदिर जो है वो पहला मंदिर है जहाँ भगवान के अवतार से पहले उनका मंदिर स्थापित किया गया है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक सेवा संधारण अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम जो है वो 1968 में पारित किया गया था। 1968 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के कारण अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम 1968 लागू किया है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक गतिविधि और सूची 2 में स्थान। ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है वो गोरखपुर में स्थित है। ओके, ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है गोरखपुर में स्थित है। तो इस प्रकार जो ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और मेगा फूड पार्क जो बरेली में है, मेगा फूड पार्क जो बरेली में स्थित है। तो इस प्रकार जो बी है 1 से सुमेलित हो जाएगा। रिवाल्वर फैक्ट्री जो है वो हरदोई में बनाई गई है। रिवाल्वर फैक्ट्री स्थित है। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और परफ्यूम पार्क जो कन्नौज में स्थित है। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 3 2 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है?
रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है एक आकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसके नोट्स जो हैं वो अलीगढ़ इसके नोट्स जो हैं वो अलीगढ़ हैं, आगरा है, कानपुर है, चित्रकूट है, चित्रकूट चित्रकूट और झांसी चित्रकूट, झांसी और लखनऊ है। इसके नोट्स हैं, 6 नोट्स हैं, इसके 6 नोट्स हैं, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ है। खुर्जा जो है वो इसका नोट्स का हिस्सा नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है वो लगभग 3.46% है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश का पदक्रम क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार समृद्धि विभाग ने राज्य व्यापार सुधार कार्यक्रम 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता पदम का चौथा संस्करण जारी किया है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो इस पदक्रम में शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड आते हैं। त्रिपुरा, सिक्किम और उड़ीसा जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में से एक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पदक्रम जो है वो दूसरा है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा, सिक्किम और उड़ीसा जो है सबसे खराब स्थान पे है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश की पात्र विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह लगभग 330 लाख महिलाओं को मिलेगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 1000 रुपये जो है वो निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। और दूसरा कथन है, आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है यह राज्य में समान लिंगानुपात स्थापित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, बालिकाओं के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं बालिकाओं के प्रति जनता में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मार्च 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। इसमें आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। एक परिवार में केवल 2 बालिकाएं जो है इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये कर लो या सी कर लो, केवल 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। और दूसरा कथन है, इस योजना के तहत खाता धारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
देश के नागरिक अपनी वृत्ति गतिविधियों की परिकल्पना कर सके, इस विचार से प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में पूरे देश में राष्ट्रीय वृत्ति समावेश मिशन यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, वृत्ति समावेश के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत जो 2014 में हुई थी। वृत्ति मामले की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना पदक्रम में उत्तर प्रदेश जो शीर्ष पर है और देश भर में जनधन खाता धारकों की संख्या जो 52 करोड़ से अधिक है, जबकि अकेले जो है वो उत्तर प्रदेश में 9.33 करोड़ खाता धारक हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ना कि दूसरे स्थान पर इसका पदक्रम है। ओके, खाता धारकों में उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पर है ना। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का रिकॉर्ड बजट पेश किया? किस राशि का रिकॉर्ड बजट पेश किया है? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 7.46 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया है। विगत वर्ष का बजट व्यय जो है वो लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ये जो व्यय था, विगत वर्ष का बजट का परिव्यय था 6.90 लाख करोड़ रुपए, लेकिन जो पेश किए हैं वो 7.46 लाख करोड़ रुपए पेश किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वीट स्टॉक वीट स्टॉक यानी हस्तशिल्प उत्पाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी विशेषता है? वीट स्टॉक हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बहराइच के 3 शिल्पकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस जिले में बने वीट स्टॉक जो हस्तशिल्प उत्पादों ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की है। इस क्षेत्र के शिल्पकार विशिष्ट कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनके चित्रों का आकार जो गेहूं की फसल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक जो समय के साथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसकी जो विशेषता जो वीट स्टॉक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की इसकी विशेषता है, बहराइच जिले की। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जिला और प्रसिद्धि। बांदा जो है वो बांदा जो है वो सरज स्टोन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। सरज स्टोन क्राफ्ट के लिए, ना कि लकड़ी के खिलौने के लिए। लकड़ी के खिलौने के लिए जो चित्रकूट प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो 1 और 2 है वो सही सुमेलित नहीं है। बलिया जो है वो बिंदी या टिकली के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। और कुशीनगर जो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर सिरेमिक उत्पाद के लिए बुलंदशहर प्रसिद्ध है। सिरेमिक उत्पाद के लिए इसके लिए बुलंदशहर जो सिरेमिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? पहला है, लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और दूसरा कथन है, इन पदों का अधिकतम आयु घटाकर 62 वर्ष कर दी गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया है।
लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 8 वर्ष से घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन पदों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 70 वर्ष कर दी गई है, ना कि 62 वर्ष। 70 वर्ष इसकी अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। तो इस बार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और दूसरा कथन है, इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था, ना कि 1833 के चार्टर में इसका प्रावधान था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम ने चीन के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। चीन के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था 1833 में। ओके। इसने प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया और विधि शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद 5 फरवरी को यह घटित हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ओके। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? परमहंस मंडली का गठन 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन उभरे। करसनदास मुजली और दादोबा पांडुरंग करसनदास मुजली और दादोबा पांडुरंग जैसे अन्य लोगों ने जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक मुद्दों का प्रत्यक्ष तौर पर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1844 में मानव धर्म सभा और 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। दादोबा पांडुरंग ने 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव सशस्त्र पर छापे के लिए जिम्मेदार था? 18 अप्रैल 1930 को चटगांव सशस्त्र पर छापे का नेतृत्व जो मास्टर द सूरसेन और उनके साथी राष्ट्रवादियों ने किया था, जो भारतीय रिपब्लिक आर्मी के नाम से जाने जाने वाले क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग की वकालत की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी भारतीय रिपब्लिक आर्मी जो है वो चटगांव सशस्त्र पर छापे के लिए जिम्मेदार था 1930 में। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ। इसका कार्यकाल जो है चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल जो है वो 1835 से 36 था। 1835 से 36 इसका कार्यकाल था। चार्ल्स मेडकॉफ को एक स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे।
और उन्होंने वर्ष 1923 के नियमों को निरस्त कर दिया था। मेडकॉफ के प्रेस अधिनियम में प्रकाशकों को केवल अपने प्रकाशन का स्थान घोषित करने की आवश्यकता थी, जिसने प्रेस के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कई नए समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इसलिए मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। और दूसरा कथन है, सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फराजी आंदोलन जो है वो 1838 से 1858 के बीच हुआ था। 1838 से 1838 के बीच फराजी आंदोलन घटित हुआ था। फराजी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व जो सैयद उल्ला खां और दादू मियां ने किया था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो गलत है हो जाएगा। इसका नेतृत्व जो है वो सैयद उल्ला खां और दादू मियां ने किया था, ना कि सैयद अहमद बरेलवी ने। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 57 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह दमन ए कोही या संथाल परगना में हुआ था, जो बिहार के भागलपुर से उड़ीसा और हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक फैला हुआ था। संथालों ने अपने ब्रिटिश आधिपत्य जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने कर्ज, सूदखोरी और भूमिहीन के माध्यम से उनका शोषण किया था। सिद्धू और कन्नू के नेतृत्व में संथालों ने स्वतंत्रता और समानता के लिए एक वीरतापूर्ण संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा दिया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सिंधु और कन्नू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 57 के मध्य। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रमिक क्रम में अंतिम में थी? आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की गठन जो 1814 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ओके, बंगाल सती विलियम अधिनियम जो 1829 में लाया गया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो वो 1856 में लाया गया था, घटित हुआ था 1856 में। और वुड डिस्पैच जो 1854 में लाया गया था। तो इस प्रकार जो सबसे लास्ट में है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टीबी मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का वकालत की थी, ना कि रिंग फेज की नीति लागू किया था। रिंग फेज की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग ने लाया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह वर्ष 1831 से 32 के मध्य का सही भौगोलिक स्थान क्या था? कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के मध्य हुआ था, और यह जो है वो पूर्वी भारत में हुआ था, पूर्वी भारत में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरात उल अखबार से संबद्ध थे? 12 अप्रैल 1822 को राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के पथ प्रदर्शक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, ने फारसी में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार की शुरुआत की थी। मिरात उल अखबार की शुरुआत जो राजा राम मोहन राय द्वारा 12 अप्रैल 1822 में शुरू किया गया था। ओके, तो इसमें
डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? वेलुथम्पी ने वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? वेलुथम्पी का विद्रोह जो 1808 में 1808 में वेलुथम्पी का विद्रोह जो त्रावणकोर में हुआ था, त्रावणकोर में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जबकि त्रावणकोर के दीवान को अनुभव हुआ कि जब जब त्रावणकोर के दीवान को अनुभव हुआ कि अंग्रेज राज्य के साथ अपने गठबंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब त्रावणकोर का विद्रोह, वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ था। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कारक को पृथक कर दिया गया। और दूसरा कथन है, यह पहली बार था जब भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1853 का चार्टर अधिनियम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धि थी जिसने भारतीय विधान परिषद की स्थापना की। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया था, जिसके सदस्य जो है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नामित किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। और इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो, कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रमिक क्रम में पहली थी? जो प्रथम आंग्ल डच युद्ध हुआ वो पहली घटना है। ओके, या प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो है वो 1652 से 54 के मध्य हुआ था। 1652 से 54 के मध्य हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्तमान कोलकाता में की थी। इसकी स्थापना जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्तमान कोलकाता में की थी। यह ब्रिटिश भारत में पहला खुले तौर पर राष्ट्रवादी संगठन था। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य जो था औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक लमबंदी के लिए एक मंच तैयार करना था। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र था। यह कथन जो है वो सर जॉन लॉरेंस ने कही थी। तो इस बार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। ये बिहार में इसका दमन जो विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी जो था वो विलियम टेलर था। विलियम टेलर जो है वो इस विद्रोह को दबाया था। विलियम टेलर इस विद्रोह को दबाया था। ओके, और लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाला जो था वो हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस था। ओके, नाना साहेब जो कानपुर में
आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और इसको दबाने का कार्य जो है वो सर कालिन कैंपबेल सर कालिन कैंपबेल ने किया था। सर कालिन कैंपबेल ने किया था। तो इस प्रकार सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और बख्त खां जो है वो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। और दिल्ली में नेतृत्व को दबाने का कार्य जो है वो जॉन निकोलसन ने किया था। जॉन निकोलसन ने किया था। ओके, तो इस प्रकार डी का वर्ड से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1 3 4 2 1, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसके कारण रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑप्शन बी है वर्ष 1833 के एक नई बागान प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की दुर्दशा हुई। ऑप्शन सी है प्राच्य शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा और संस्कृत की शुरुआत। और ऑप्शन डी है नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग, ये जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राज और विलय का वर्ष। व्यक्तिगत के सिद्धांत पर 1848 से 1856 के तहत लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया गया था और उनके तहत राज्यों का विलय हुआ था। ओके, व्यक्तिगत का सिद्धांत के तहत विलय होने वाला प्रथम राज्य जो सतारा था और इसका विलय जो है वो 1848 में हुआ था। सतारा का विलय जो 1848 में हुआ था, न कि 1856 में। 1848 में सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। उसके बाद संबलपुर का विलय जो 1850 में हुआ था और उदयपुर का विलय जो 1852 में और नागपुर का विलय जो 1853 में। 1853 में नागपुर का विलय हुआ था और झांसी का विलय जो 1854 में। 1853 में नागपुर का और 1854 में झांसी का विलय हुआ था। तो इसमें कौन सा सही नहीं या नहीं होना चाहिए? ओके, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये तीनों जो है सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, या नहीं कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता था। और दूसरा कथन, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत सरकार अधिनियम 1858, इस अधिनियम को बेहतर सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे बेहतरी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई द्वैध प्रणाली समाप्त हो गई। अब भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 सदस्यों की परिषद के माध्यम से काउंसिल के नाम पर काउंसिल के नाम से शासित किया जाने लगा था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लाइसेंसिंग अधिनियम जो 1857 में लाया गया था, लाइसेंसिंग अधिनियम। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण अधिनियम जो है वो 1867 में लाया गया था, 1867 में। तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो 1878 में लागू किया गया था। तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में लाया गया था, तो इस पर डी का
1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अकाल आयोग 1878 से 1880 की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अकाल आयोग की अध्यक्षता जो है वो ये रिचर्ड स्ट्रेची ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई? ऑप्शन है, संपूर्ण ब्रिटिश भारत एक ही नमक कर के अधीन था। ऑप्शन बी है, संविधिक सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई। ऑप्शन सी है, न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। और ऑप्शन डी है, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के साथ गंडक की संधि की। इल्बर्ट बिल अधिनियम जो 1884 में लाया गया था। इल्बर्ट बिल अधिनियम जो है प्रस्तुत किया गया था 1884 में। न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था 1880 से 84 के मध्य। 1880 के 84 के मध्य इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान नहीं घटी थी यह घटना। तो इसमें सी द राइट आंसर आ गया। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। ओके, रिपन के कार्यकाल में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उनके कार्यकाल के दौरान भारत में शैक्षिक प्रणाली में कामकाज की समीक्षा के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई। और दूसरा कथन ये तो यार मिट गया है, he was also responsible for returning control of मैसूर to its हिंदू रूल्स। यानी मैसूर में नियंत्रण उसे हिंदू शासक को वापस करने के लिए जिम्मेदार था वह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो 1884 से लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो 1880 से 84 के मध्य था। 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल जो 1884 में लाया था, ये उसका कार्यकाल था। ओके, 1884 में लॉर्ड इल्बर्ट बिल पेश किया था। ओके, उनके कार्यकाल के दौरान जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में शैक्षणिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष 1882 में जो है वो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना जो है वो हंटर आयोग की स्थापना 1882 में की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का। तो इस बार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और मैसूर राज्य को वाडियार वंश को सौंपने के लिए एक प्राक्रमक लिखित अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, जिसके तहत हिंदू शासकों को उसे वापस कर दिया गया। ओके, तो इस प्रकार जो ये कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? फ्रेजर आयोग जो हो पुलिस एवं सैन्य सुधार से संबंधित है। और यह जो लॉर्ड कर्जन दक्षता और अनुशासन में विश्वास करते थे। लॉर्ड कर्जन जो दक्षता और अनुशासन में विश्वास करते थे और उन्होंने वर्ष 1902 में पुलिस एवं सैन्य सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की और निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी। दूसरा कथन है, इसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। कलकत्ता निगम अधिनियम जो 1889 में लाया गया था। यह कर्जन
कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। कर्जन एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार और शक्तिशाली नौकरशाही में विश्वास करते थे और उन्होंने एक नया विधायी उपाय अर्थात कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 लाया, जिसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और नामांकित सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। कर्जन ने कलकत्ता निगम में भारतीयों के मुकाबले ब्रिटिश लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यह अधिनियम जो अस्थायी स्वशासन की भावना के विरुद्ध था और मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्होंने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की, और ऑप्शन बी है, लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। ऑप्शन सी है, उन्होंने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। और ऑप्शन डी है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार सम्मिलित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और लाला लाजपत राय जो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रबल समर्थक थे और वैदिक आदर्शों और आर्य समाज के देशभक्त थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, या जो स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में गलत है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बी द राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह पुर्तगाल के राजा द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया गया। पुर्तगाल गवर्नर था, भारत में पुर्तगाल गवर्नर था। और दूसरा कथन है, यह कार्टेज प्रणाली का अग्रणी था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया था, ना कि 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, जिसे कार्टेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उनके द्वारा गोवा का अधिग्रहण सिकंदर महान के बाद से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण किए जाने का पहला उदाहरण था। और दूसरा क्वेश्चन है, उसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो अल्मीडा के बाद भारत के पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, उन्होंने पूरब में पुर्तगाली शासन का विस्तार वस्तुकार माना जाता है। उन्होंने समुद्र में प्रमुख प्रवेश द्वार पर सैन्य अड्डे स्थापित करने में हिंद महासागर पर पुर्तगाल के सामरिक नियंत्रण को सुरक्षित किया। पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के पास ओमरूज में
ओमरुज में मालाबार में मलक्का में पुर्तगालियों के गढ़ स्थापित किए थे। अल्बुकर्क के शासनकाल के तहत पुर्तगालियों ने अन्य जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली आरंभ करके और क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों को नियंत्रित करके अपने प्रभुत्व को मजबूत किया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से जीत लिया, जिससे यह सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। तो इस बार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, इसमें कथन एक जो है वो सही हो जाएगा। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने अपने शासन के दौरान सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। तो इस बार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आए सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।